नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आज का पाठ क्षितिज भाग 1 पाठ्यक्रम में से लिया गया है, जो कि कक्षा 9वीं में से है। पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके कहानीकार और लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। पत्रिकाएं हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन्होंने किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। इनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। गाय सींग मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से और आत्मीयता के भाव से। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया
अब बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगा, या बुरा कौन जाने। पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना मुहावरे का यानी कि बहुत ही मुश्किल काम लगा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पघिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से जरूर पूछते, ये दोनों बैल सोचते चले जा रहे हैं। झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमने कभी दाने और चारे की शिकायत भी तुमसे नहीं की। तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यही सोचते दोनों जा रहे थे कि संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें अब बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों यानी कि तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता यानी कि जब सब गांव वाले सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ भाग चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके से ही रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि उसके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। ग्राव यानी कि जिन रस्सियों से उन्हें बांध रखा था वो लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में यानी कि झूरी के साथ वो नाराजगी दिखा रहे थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी कि उन दोनों बैलों को अपने प्रेम के साथ उन्हें अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर उन्हें अपने गले लगा लिया। अब झूरी की स्त्री ने जब बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल भुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया और वहां से भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? और इस तरह से झूरी की स्त्री गुस्से में आ गई। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, अर्थात हीरा ज़्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा
और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली और चुनी दी, लेकिन इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, सूखा भूसा दे दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। वहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। अब दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव तक ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब दोनों को मार पड़ी। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचोगे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। उसकी मन की बात मन में ही रह गई और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। यानी कि गया अब दोनों को, हीरा और मोती को, पकड़कर ले गया। अब आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस दिन रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दो। वही तो इस लड़की को मारती है, इसकी सौतेली माँ है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। इसका एक ही उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से तोड़ दो। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तभी सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग
तुमसे काम करवा करवा कर तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में ये सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे अरे, देखो देखो, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी आओ। अब दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। ना आव देखा ना ताव, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर पड़ा। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डांकता चला आ रहा है। हाँ हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, यानी कि एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सांड पूरा हाथी की तरह था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर था। लेकिन ना भिड़ते पर भी तब भी जान चली जाती। अब इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो फिर कोई उपाय सोचो ना जल्द। अब उपाय तो यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ वार करें। दोनों एक साथ मिलकर चोट करते हैं। मैं उसे आगे से रंगेता हूँ, तुम उसे पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी ना तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। अब सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर ना देते। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट की में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। अब दोनों बैल अब पूरी तरह से थक चुके थे। अब उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा ने उसे बहुत मना करा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेंढ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, यानी कि उसका मित्र संकट में है, तो वो भी लौट आया। उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा।
फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उन्हें भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। जब काजी हाउस में दोनों मित्र पहुंचे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा बच्चों? पता है क्या देखा? वहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने कोई चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, यानी कि मरे समान पड़े थे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या उनकी तृप्ति होनी थी? रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, यानी कि वो बहुत गुस्से से लाल पीला होने लगा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। और मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ बाहर की तरफ निकल आया। फिर तो उसका उत्साह और साहस बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर एक तरह से जोर करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद, दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसमें दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। आधी दीवार गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे, यानी कि जाग उठे, और तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। फिर बकरियाँ भी भाग निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना, भागो। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात से ऊपर हो चुका था। दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं फिर से मुलाकात हो जाए। मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने भी गर्व से कहा, गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई। ये सब तो आशीर्वाद देंगे ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर यानी कि सुबह होते ही
मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई, इसके लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना दिया, यानी कि उन्हें कुछ भी खाने को ना दिया गया। हाँ, एक बार पानी अवश्य दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो गए कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि उनकी हड्डियाँ बाहर की तरफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी नीलामी होने लगी। अब दोनों बैल नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे डर रहे थे कि ना जाने अब उनके साथ क्या होगा। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर उनको जोर से डंडा जमा दिया जाता। राह में उन्हें गायें बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। ये सब देखकर हीरा और मोती दोनों सोचने लगे, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता ही नहीं कि उनके 2 भाई बदिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। बदिक यानी कि उन्हें कोई बांध कर ले जा रहा है और ये सब मौज मस्ती में बैठे हुए हैं, किसी का ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह तो परिचित है जगह है, ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। अरे अरे, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता एकदम से गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। वही कुआं है ना ये? मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, यानी कि नगीच नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा तुम्हें? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़े की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए, और दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। अब झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप खाना यानी कि धूप सेक रहा था। सर्दियों में हम धूप सेकते हैं ना, तो धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था तो एक पैर चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं ये। तुम्हारे बैल? कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लिए आता हूँ इन्हें। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो तुम मेरे बैलों को। चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तभी तो ये बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं,
इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे जैसे ही बढ़ा, उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ता दौड़ता उसे गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती एक विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता उसको। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अरे मर जाऊँगा पर उसके काम तो बिल्कुल ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र बड़े प्रेम से और मज़े से खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के ये सब तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, सभी खुश थे आज। उसी समय मालकिन ने भी आकर उन दोनों बैलों के माथों को चूम लिया। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा लिखित। धन्यवाद।